अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी वो कौन थी का छठा हिस्सा। सारी हवेली का चक्कर लगाने के बाद जिस वक्त मैं दोबारा उसी कमरे में पहुंचा जहां पर मेरी चारपाई लगाई गई थी, तो ये देखकर मैं सन्नाटे में आ गया कि वहां पर चारपाई का नामो निशान तक न था। लिहाफ फर्श पर पड़ा था और इर्द गिर्द दूसरा सामान था। मगर मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ देर पहले यहाँ पर अकबर और उसका साथी चारपाई बिछा कर गए थे, जबकि अब यहाँ पर चारपाई नहीं थी। मैं खौफजदा हो गया। बहादुर होने के बावजूद मेरे माथे पर पसीने के नन्हे कतरे नमदार हो गए। चारपाई किसने उठाई और कहाँ गायब हो गई? मैं वहीं खड़ा सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। चौधरी मुझे इस्तेमाल करने पर तुला है। अब चारपाई भी गायब हो गई। अब मुझे यहाँ रुकना चाहिए या नहीं? लाजमी तौर पर यहाँ कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसने चारपाई गायब की है। अब मुझे यहाँ से भागना चाहिए या नहीं? क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसे डर कर भागना मर्दानगी नहीं दिलावर। मगर क्या करूं, जान गंवा दूं यहाँ रुकना भी तो खतरे से खाली नहीं। न जाने किसने मेरी चारपाई उठाई है। शरारत है या किसी आसेबी कुव्वत का कमाल। मैं सोचों में गुम वहीं खड़ा सोच रहा था कि अचानक मुझे हंसी की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक उठा। ये कौन हंसा था? आवाज किसी औरत की थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मैं कमरे से बाहर निकल आया। वीरान हवेली खामोश पड़ी थी। हर तरफ खामोशी और सन्नाटे का राज था। किसी वक्त टिड्डियों की आवाज सुनाई देती। मैं दबे कदमों बाहर निकल आया और चुपचाप आगे बढ़ता रहा। शाम का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। मैं बाग की तरफ निकल आया और फिर सामने का मंजर देखकर जैसे मैं ठिठक कर रुक गया। 4-5 आदमी सफेद लिबास में मलबूस खड़े थे। उनमें से 2 ने हाथों में कुदालें उठा रखी थी। वो जमीन खोदने में मसरूफ थे, जबकि बाकी अफराद उसे गौर से देख रहे थे। और उनके सामने किसी की लाश कफन में लिपटी हुई पड़ी थी। वो जमीन खोदते रहे और देखते ही देखते उन्होंने खासा गहरा गड्ढा खोद डाला। मैं बरामदे की ओट में खड़ा बाग में इस होते हुए सारे मंजर को देख रहा था। उन्होंने उस लाश को उठाकर उस गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डालकर जमीन को बराबर कर दिया और हाथ झाड़कर बाग के अकबी हिस्से में गायब हो गए। मैं दम बखुद वो मंजर देखता रहा। खौफ से मेरे पसीने छूट रहे थे। और फिर अचानक जैसे मुझे होश सा आ गया। अब बाग में कुछ भी नहीं था। अब अंधेरा हर तरफ छा चुका था। अब ना ही वहां वो सफेद पोश खड़े थे और ना ही वो लाश थी। मैं दम साधे वहीं खड़ा रहा। सब कुछ जैसे एक शराब की तरह था, जो मेरे देखते ही देखते गायब हो चुका था। ये क्या चक्कर था? ये कौन लोग थे और उन्होंने किसकी लाश को वहां पर दफन किया था? मेरे पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं वापस उसी कमरे में आ गया। एक दिल चाह रहा था कि यहां से भाग निकलूं। ऐसा ना हो कि यहां मैं भी मारा जाऊं, गुमनामी की मौत मारा जाऊं। मगर हिम्मत नहीं हो रही थी कि क्या करूं। चारपाई ढूंढूं, यहां से भाग निकलूं या क्या करूं। जब कुछ समझ ना आई तो उसी कमरे में फर्श पर बैठ गया। फिर जहन में एक झमाका सा हुआ। मुझे ये हंसने की आवाज किसकी आई थी? वो औरत कौन थी? वो कौन सी ऐसी ताकत है जो मुझे डराने की कोशिश कर रही थी? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक मुझे किसी लड़की के रोने की आवाज आई। लड़की ऐसे रो रही थी जैसे कोई किसी के मर जाने पर बैन करता है। डरावनी और सर्द खामोश रात में रोने की आवाज बहुत खौफनाक महसूस हो रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? या मेरे खुदा, कहीं ये मेरा फैसला गलत तो नहीं था? मुझे यहां से फौरन भाग जाना चाहिए था, उसी वक्त जब मैंने उन सफेद पोशों को बाग में लाश दफन करते हुए देखा था। फिर एक ख्याल आया कि मुझे इसी कमरे में दरवाजा बंद करके दुबके रहना चाहिए। और फिर मैंने यही किया। मैंने दरवाजा बंद किया और वहीं दीवार के साथ लगकर बैठ गया। मैं दिल में सोच रहा था कि रात किसी तरह जैसे तैसे गुजर जाए, सुबह यहां से भाग निकलूंगा। भाड़ में जाए चौधरी और उसका खजाना। रोने की आवाज आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई। अब रात आहिस्ता आहिस्ता सिरक रही थी और मेरे साथ पे दर पे खौफनाक वाकयात हो रहे थे। अचानक एक मर्तबा फिर उसी औरत के रोने की आवाज उभरी। न जाने ये कौन सी ऐसी मनहूस औरत थी जो रात के इस पहर रो रही थी। आखिर मुझसे रहा ना गया और मैं दोबारा उठकर कमरे से बाहर निकल आया। राहदारी से चलते चलते मेरा रुख दोबारा उसी बाग की तरफ था जहां से मुझे रोने की आवाज आ रही थी। और फिर जो ही मैं बाग के करीब पहुंचा, बाग का मंजर देखकर जैसे मेरी सिट्टी गुम हो गई।
थोड़ी देर पहले जहां वो सफेद पोश उस लाश को दफन करके गए थे, उसी जगह पर एक औरत बैठी थी जिसने वैसा ही सफेद लिबास पहन रखा था और उसका रुख दूसरी तरफ था। रोने की आवाज उसी औरत की थी। अचानक उसने रोते रोते सर मोड़कर मेरी तरफ देखा और फिर जरी का चेहरा मेरी निगाहों में घूम गया। चांद की हल्की रोशनी में मैं जरी को हजारों में पहचान सकता था। हाँ, ये जरी ही थी। ये यहां पर क्या कर रही थी और ये किसकी लाश पर आंसू बहा रही थी? मंजर इंतहाई खौफनाक था। इससे पहले कि मैं डर के मारे वापस मुड़ता, जरी ने मुझे देखा और कहने लगी, आओ दिलावर, मेरे पास आ जाओ। मैं जैसे पत्थर का बुत बन गया। डरो मत दिलावर, मेरे पास आओ। और फिर न जाने किस तरह मैं किसी मशीनी रोबोट की तरह उसकी तरफ बढ़ने लगा। मेरे कदम खुद ब खुद उसकी तरफ उठ रहे थे। अब उसका रोना बंद हो चुका था। वो उठी और मेरी तरफ बाहें फैलाकर बोली, आओ मेरे पास आ जाओ। और मैं उसके करीब पहुंच गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ लिया और उसके हाथों में मेरा हाथ जाते ही मुझे ऐसे लगा जैसे किसी बिजली के नंगे तारों ने मुझे छू लिया हो। मुझे एक जोरदार झटका लगा और मैं लहराकर नीचे गिर पड़ा। फिर मुझे जरी के खौफनाक कहकों की आवाज सुनाई दी। फिर वो भयानक आवाज में बोली, अपने गुनाहों की माफी मांग, वरना ये मुसीबतें तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। और फिर मेरा जहन तारीकी में डूबता चला गया। मैं बेहोश हो चुका था। जिस वक्त मुझे होश आया, मेरे हवास दुरुस्त हुए, मैंने देखा आसमान पर तारे नजर आ रहे थे, यानी अभी रात का वक्त ही था। मैं उठकर खड़ा हो गया। मेरे बदन में नकाहत और कमजोरी थी। बड़ी मुश्किल से मैं उठकर खड़ा हुआ। मैंने देखा मैं उसी बाग में खड़ा हूं और रात का ही कोई पहर था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, हवेली की राहदारी वीरान पड़ी थी। मैं हैरत ज़दा था कि मेरे साथ क्या हुआ। वो जरी गायब कैसे हो गई? मुझे अच्छी तरह याद है उसने मेरा हाथ थामा था और फिर उसके बाद मुझे एक झटका लगा और वो गायब हो गई और मैं बेहोश हो गया था। मैंने बाग में हर तरफ देखा मगर जरी का कहीं नामो निशान तक न था। मैं वापस राहदारी के जरिए उसी कमरे में आ गया और फिर जब कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। कमरे में चारपाई वैसी ही पड़ी थी जैसे दिलावर और उसका दूसरा साथी छोड़कर गए थे, और चारपाई पर बिस्तर और लिहाफ भी पड़ा हुआ था। लिहाफ तरतीब से तह किया हुआ रखा था, मगर यहां तो चारपाई गायब थी। अब चारपाई कैसे आ गई? मैंने खुद कलामी के अंदाज में कहा। किसी ने मेरे साथ शरारत। वो जरी कौन थी? वो सफेद पोश जिन्होंने लाश को दफन किया, वो कौन थे? ये चारपाई वापस यहां कैसे आ गई? मुतअद्दिद सवालात मेरे जहन में उलझ रहे थे। मैंने ना किसी को यहां आते देखा, ना ही किसी की आवाज सुनी। फिर ये कौन था जिसने मेरी चारपाई गायब की और फिर दोबारा यहां रख गया? जरी कहां गायब हो गई? वो कैसे यहां आई? कई सवालात ने मेरे जहन को गड़मड़ कर दिया था। मैंने चारपाई को हाथ से ठोक बजाकर देखा कि कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, मगर चारपाई हकीकतन वहीं कमरे में मौजूद थी। मैं चारपाई पर लेट गया और लिहाफ अपने ऊपर ओढ़ लिया। इन तमाम वाकयात ने मुझे खौफजदा कर दिया था। अब मैं दुआ कर रहा था कि किस वक्त सुबह हो और मैं यहां से भाग निकलूं। रात के वक्त इस वीराने में बाहर निकलने का रिस्क मैं लेना नहीं चाहता था। लिहाफ ऊपर लेने से लिहाफ की थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई तो जैसे मुझे नींद आने लगी। अभी मैं नींद के हिचकोले खा ही रहा था कि अचानक किसी ने जोर से लिहाफ खींच लिया। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। लिहाफ बहुत वजनी था, मगर किसी ने पूरी ताकत से उसे मेरे ऊपर से खींच लिया था। मैंने सामने देखा तो कोई भी नहीं था। खौफ से मेरी हिचकी बन गई। मैं कोई मजहबी आदमी नहीं था, मगर मुझे जो आयात याद थी मैंने पढ़ डाली। कोई गैबी ताकत थी जो मुझे बार बार तंग कर रही थी। कमरा वीरान और खामोश था। उसमें किसी मेरे अलावा जीरू का वजूद तक न था। फिर लिहाफ किसने खींचा? चारपाई के अलावा खाने पीने का सामान जूं का तू पड़ा हुआ था। भूख लग रही थी मगर खाने का होश किसे था? या अल्लाह मुझे बचा ले। आइंदा हर गुनाह से तौबा कर लूंगा। किसी का दिल नहीं तोड़ूंगा, किसी से धोखा और बेईमानी नहीं करूंगा। जिन लोगों को मैंने दिल दुखाया है, मैं खुदा के हुजूर माफी मांगता हूं। बेख्तियार मेरे लबों पर दुआ आ गई और मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू जारी हो गए। सच कहते हैं, जब इंसान पर मुसीबत आती है तो खुदा ही याद आता है, और बगैर लिहाफ के चारपाई पर नींद आना मुमकिन नहीं था। और खौफ से नींद आती भी किसे? जो वाकयात मेरे साथ हो चुके थे उन्होंने तो मेरी नींद उड़ा दी थी। मैं हैरान था कि लिहाफ ऊपर लेने से मुझे एकदम नींद क्यों आ गई थी, और फिर मेरे ऊपर से लिहाफ किसने खींच लिया? रात थी कि गुजरने का नाम नहीं ले रही थी। एक मर्तबा इस हवेली से जिंदा बाहर निकल जाऊं, दोबारा इधर का रुख नहीं करूंगा। खजाना जाए भाड़ में, और खजाना तो वैसे भी यहां था ही नहीं, और चौधरी भी उसके साथ ही जहन्नुम में जाए। मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना।
اگر چودھری سے میں نے اس کا ذکر کیا تو شاید وہ مجھے یہاں سے جانے نہ دے، تو پھر کیا کروں؟ چودھری کو بتائے بغیر یہاں سے صبح نکل بھاگوں؟ اللہ خیر، کیسی کیسی عجیب چیزوں کے خیال ذہن میں آتے رہے۔ میں کتنی دیر دم سادے خاموش بیٹھا رہا۔ پھر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے راہداری میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی ہو، کوئی آہستہ آہستہ سے چل رہا ہو۔ مجھے ایسا لگا جیسے اب میرا خوف سے دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ آنے والا بہت ہی آہستہ رفتار سے چل رہا تھا، جیسے لاچار ہو، اور پھر قدموں کی آواز میرے کمرے کے سامنے سے آتی ہوئی آہستہ آہستہ مدھم ہوتی چلی گئی۔ جو کوئی بھی تھا میرے کمرے کے آگے سے گزر چکا تھا۔ اب میرے اندر بالکل ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر باہر دیکھتا کہ کون ہے۔ رات آتے وقت جو حوصلہ میرے اندر تھا وہ اب تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ سفید پوشوں کا لاش کو دفنانا، زری کا باغ میں مجھے نظر آنا، چارپائی کا غائب ہونا، اور پھر میرے اوپر سے لحاف کھینچ لیا جانا، کہکوں کی آواز آنا، پھر کسی عورت کے بین کرنے کی آواز آنا، میرے ساتھ ایک ہی رات میں کیا کیا بھیانک واقعات ہو چکے تھے۔ سردیوں کی راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں، اس لیے رات گزرنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں خدا کو یاد کر رہا تھا، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ چکا تھا کہ اللہ کرے یہ رات گزر جائے اور میں یہاں سے نکل جاؤں۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ اب تک خوف سے ہی بیچارہ مر چکا ہوتا۔ اکبر نے سچ ہی کہا تھا کہ کئی لوگ یہاں پر خوف سے ہی مر گئے جن کو چودھری نے یہاں پر رہنے کے لیے بھیجا تھا۔ نہ جانے کس پہر اذان کی آواز سنائی دی اور میرا حوصلہ بندھا۔ صبح ہونے والی تھی، اور پھر جیسے ہی آہستہ آہستہ اجالا پھیلا میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب میرا رخ باہر کے دروازے کی طرف تھا۔ میں جلد از جلد اس منحوس حویلی سے نکل جانا چاہتا تھا۔ دروازے نما گیٹ کے آس پاس گھنے درخت موجود تھے۔ مجھے یقین تھا کہ مین دروازہ کھلا ہوگا، مگر میں جیسے ہی باہر نکلا میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ دروازے پر اندر سے ہی بڑا سا موٹا تالا لگا ہوا تھا، جیسے کسی نے اندر سے ہی اسے بند کر دیا ہو۔ بند دروازہ میرا منہ چڑھا رہا تھا اور میری حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ تالا بہت بڑا تھا، جیسے بہت پرانے زمانے کا ہو۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے بہت پہلے سے یہ تالا لگا رکھا ہو، جبکہ یہ رات کی ہی بات ہے کہ میں، اکبر اور اس کا ساتھی اس میں داخل ہوئے تھے۔ میں بے اختیار رونا شروع ہو گیا۔ یا خدا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یا اللہ، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، ایک بار یہاں سے زندہ نکل جاؤں، پھر کبھی مخلوق خدا کو تنگ نہیں کروں گا۔ مجھے چودھری پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے خواہ مخواہ جان بوجھ کر مجھے موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ حویلی واقعی اسیبی اور پراسرار تھی۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میں اسی دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں سے زاروں زار آنسو جاری تھے۔ اس حویلی میں واقعی کوئی ایسا اسیب، کوئی ایسا جادو تھا جس کی وجہ سے میں اس میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر میری نظریں اچانک اس درخت پر پڑیں جو حویلی کی دیوار کے ساتھ لگا تھا اور اس کی شاخیں باہر تک پھیلی ہوئی تھیں۔ میرے ذہن میں فوراً ایک خیال آیا۔ میں اٹھا اور کسی بندر کی طرح درخت پر چڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں درخت کے اوپر چڑھ چکا تھا اور پھر دیواروں سے پرے بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ میں شاخوں سے لٹکتا ہوا حویلی کی بیرونی دیوار تک جا پہنچا اور پھر میں دیوار کے اوپر چڑھا۔ دیوار کافی اونچی تھی، نیچے چھلانگ لگانے سے میری ٹانگیں ٹوٹ سکتی تھیں، مجھے چوٹ لگ سکتی تھی، مگر اس وقت مجھے کسی چوٹ کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ بس یہی کوشش تھی کہ کسی طرح اس منحوس حویلی سے بھاگ نکلوں۔ میں نے دیوار کے ساتھ لٹک کر نیچے کودنے کی مکمل تیاری کر لی۔ میں نیچے کے فاصلے کا اندازہ لگانے لگا۔ نیچے والی مٹی سخت تھی اور فاصلہ ذرا زیادہ 10 فٹ کے قریب تھا، مگر میں نے تہیہ کر لیا کہ میں ضرور یہاں سے کودوں گا، اور پھر اگلے ہی لمحے میں نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ میں دھڑام سے نیچے سخت زمین پر جا گرا۔ گرنے سے مجھے چوٹیں آئیں، مگر وہ چوٹیں مجھے قبول تھیں۔ میں نے شکر کیا۔ ایک نظر اس بھیانک حویلی پر ڈالی۔ حویلی کی دیواریں بہت بڑی اور دروازہ ہیبت ناک منظر پیش کر رہا تھا۔ میں کتنی دیر وہاں پڑا رہا۔ ٹانگوں میں گرنے سے شدید درد اٹھا تھا، چلنا محال تھا۔ ابھی مجھے وہاں پڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، حویلی کے سامنے کچے راستے پر دور سے مجھے گوالا آتا ہوا دکھائی دیا جو سائیکل پر چلا رہا تھا۔ اس نے اپنی سائیکل کے ساتھ دودھ کے برتن لٹکا رکھے تھے۔ شاید وہ صبح ہی صبح اپنے گھر سے بھینسوں اور گائے کا دودھ لے کر نکلا تھا تاکہ لوگوں کو گھر گھر جا کر دودھ فراہم کرے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ میرے پاس پہنچ چکا تھا۔ مجھے زمین پر پڑے ہوئے دیکھا تو فوراً اپنی سائیکل کھڑی کی اور نیچے اتر آیا۔ ارے بھائی، کون ہو؟ کیا ہوا تمہیں؟ وہ بولا۔ مسافر ہوں بھائی، رات یہاں سے گزر رہا تھا کہ آگے سفر جاری رکھنا مشکل ہو گیا، رات گزارنے اس حویلی میں چلا گیا، بس معلوم نہیں کیسے دروازہ اندر سے بند ہو گیا۔
और मैंने दीवार से कूद कर निकलने की कोशिश की और गिर पड़ा। अब देख लो, तुम्हारे सामने हूं, चोट लगी है। गवाला हैरत से हवेली के दरवाजे को देखकर खौफजदा लहजे में बोला, बाप रे बाप, अरे मियाँ, यहाँ तो हम दिन को गुजरते हुए डरते हैं, तुम रात गुजारने इस हवेली में चले गए थे? मालूम होता है अनजान हो, कहीं दूर से आए हो, इस इलाके के नहीं लगते। क्यों, क्या है इस हवेली में? मैंने जानबूझकर उससे सवाल किया। अरे मियाँ, ये पूछो कि क्या नहीं है इस हवेली में। क्यों भाई, ऐसी क्या खौफनाक बात है इस हवेली में जो तुम इतना घबरा रहे हो? तुमने वाकई रात यहाँ गुजारी है? वो हैरत से बोला। हाँ, तुम्हारे साथ कोई भयानक वाकया पेश नहीं आया? नहीं तो, मैं तो रात आराम से इस हवेली में सोता रहा। मैंने जानबूझकर झूठ बोला। फिर वो बोला, अच्छा हैरत है। वो कंधे उचकाते हुए आगे बढ़ा और मुझे जमीन से उठाया। चल भाई, चल कर कहीं और बात करते हैं। उसने बड़ी मुश्किल से मुझे उठाया और अपनी साइकिल पर सवार कराया। चलो भाई, तुम्हें किसी जगह चलकर बिठाता हूं, तुम जख्मी हो, फिर तुमसे तफसील से बात होगी। उस बेचारे ने मुझे साइकिल पर सवार कराया। मैं साइकिल पर सवार हुआ और वो खुद उसे पैदल ही आगे घसीटने लगा, क्योंकि पीछे की तरफ दूध के बर्तन लटक रहे थे और एक ही आदमी साइकिल पर बैठ सकता था। मुझे उस आदमी की नेक दिली पर बहुत पशेमानी हुई। वो इतना गरीब होते हुए भी कितना नेक दिल इंसान था, और एक मैं था जो सब कुछ होते हुए भी कितना बुरा था, लोगों को लूटने से बाज नहीं आता था। हम तकरीबन निस्फ किलोमीटर तक आगे चलते गए। फिर गांव शुरू हो गया और एक चाय का छोटा सा ढाबा गांव के बाहर नजर आया। उसने साइकिल उस ढाबा नमा चौपाल के सामने रोकी और मुझे नीचे उतारा और मुझे सहारा देकर चारपाई पर बिठाया। फिर उसने दूध के डोल उतारे और ढाबे के मालिक को दूध लेने लगा। निजाम चाचा, जल्दी से 2 चाय अच्छी सी बना दो, मेरे साथ मेहमान है, गवाले ने ढाबे वाले से कहा। और फिर मेरे पास चारपाई पर आकर बैठ गया और बोला, क्यों मियाँ, सिर्फ चाय पियोगे या नाश्ता भी करोगे? मैं दर्द से कराह रहा था मगर भूख भी लगी थी। मैंने पेट पर हाथ मारते हुए कहा, भूख तो मुझे लगी है, नाश्ता करना है। उसने ढाबे के मालिक को चाय के साथ कुछ खाने का भी बोल दिया और मेरे सामने आकर बैठ गया। क्यों भाई, अब बताओ, तुम हवेली में क्यों गए थे? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम दिलावर है, मैंने कहा। वो कहने लगा, मुझे कासिम कहते हैं। फिर मैंने उसे बताया कि मैं किसी दूर इलाके से सफर करता हुआ पैदल ही चला आ रहा था कि रास्ते में रात पड़ गई। मुझे वो हवेली करीब नजर आई। हवेली वीरान थी, मगर मैंने सोचा कि रात की इस सर्दी में ठहरने के लिए जगह मुनासिब है। फिर मैं हवेली में रात गुजारने के लिए चला गया। हैं, तो आपके पास कोई सवारी वगैरह नहीं है? गवाले ने हैरत से पूछा। मैंने अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए बोला, नहीं भाई, मैं दरअसल बस के जरिए आया था। इस गांव के चौधरी का मेहमान था। सड़क पर उतरकर उसके घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में रात पड़ गई। हवेली नजर आई तो मैं हवेली में चला गया। हवेली का दरवाजा खुला था और उसके अंदर कोई नहीं था। मैंने सोचा रात यहीं गुजार लूं, मगर जब सुबह उठा तो देखा कि हवेली का मरकजी दरवाजा बंद था। बीच की तमाम बातें मैंने गोल कर दी। मैं उसे हकीकत नहीं बता सकता था। गवाले ने मेरी तरफ हैरत से देखा, बोला, कमाल की बात है भाई, बड़े बहादुर आदमी हो, तुम्हें खौफ नहीं आया? क्यों भाई कासिम, इसमें खौफ की क्या बात है? हवेली तो बिल्कुल खाली थी। मैंने कहा तो गवाला मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देखकर बोला, अरे भाई, वो हवेली खूनी हवेली है। चौधरी ने कई लोगों के खून बहाकर उस हवेली को सींचा है। क्या मतलब? किस चौधरी की बात कर रहे हैं आप? अरे उसी चौधरी की बात कर रहा हूं जिसके तुम मेहमान हो, चौधरी मुराद अली खान। और इस बात पर जैसे मेरा दिमाग हिचकोले खाने लगा। क्या मतलब है आपका? चौधरी? जी हाँ, मेरा मतलब यही है, चौधरी उस हवेली में कई बार खून की होली खेल चुका है। हम चूंकि उस गांव के रहने वाले नहीं हैं, मगर हम जानते हैं कि हमारा गांव पास ही है। चौधरी मुराद अली खान निहायत कमीना और लालची इंसान है, दौलत का भूखा और हवस का मारा। यह हवेली उसके पुरखों के जमाने से पास चली आ रही है। उसे किसी ने बता दिया कि इस हवेली में खजाना दफन है। उसने बहुत कोशिश की मगर उसे कुछ नहीं मिला। फिर उसे किसी आमिल ने बताया कि इस हवेली में अगर वो 100 लोगों का खून बहाकर पेश करे तो हवेली के पुरस्रार मकीन तमाम छुपे हुए खजाने उगल देंगे। हवेली का आसेब उन खजानों के बदले कुर्बानी मांगता है, इसीलिए चौधरी बहाने बहाने से लोगों को उस हवेली में भेजता है और खजाने का लालच देता है। मगर दरअसल उसे 100 इंसान चाहिए जिनकी कुर्बानी पेश करके वो हवेली के तमाम खजानों के राज जान लेगा। खजाना हवेली में कहां से आया? मैंने सवाल किया। अरे मेरे बादशाह, हवेली कदीम जमाने के एक नवाब की है, शायद मुगलों के जमाने से भी पहले की। उसी ने यह हवेली बनाई थी। तकसीम हिंदुस्तान के वक्त चौधरी का खानदान उस पर काबिज हो गया। हवेली उसकी मलकियत नहीं, मगर वो उसका मालिक बन बैठा। वो उसे बेचना चाहता है मगर वो बिकती नहीं। कौन उस वीराने में रिहाइश रखेगा? खजाने की तलाश से भी वो मायूस हो चुका है। उस नवाब के पास तो सिपाहियों की पूरी फौज थी, इसलिए उसने ऐसी जगह पर हवेली बनाई
मगर आजकल तो वो आबादी से बिल्कुल बाहर है, वीराने में। इतने में चाय और साथ पराठे आ गए। नाश्ते के बाद गवाला बोला, क्यों बाबू, अब क्या इरादा है? आप तो चौधरी की हवेली जाएंगे ना? वो कहने लगा, नहीं भाई, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैंने कहा तो वो कहकर लगाकर बोला, क्यों, डर गए मियाँ? हाँ, वैसे आपने क्यों जाना था वहां? भाई मुझे काम चाहिए, मैं बेरोजगार हूं, बस इसीलिए। मैंने कहा तो गवाला सोचकर बोला, क्या काम कर सकते हो भाई? जो तुम कहो, मजदूरी कर सकता हूं। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। मेरा नाम दिलावर है। अच्छा नाम है। दिलावर मियाँ, मेरे पास काम करोगे? गवाला बोला। क्या काम? कासिम गवाला कहने लगा, मेरा भैंसों का बाड़ा है, कोई 40 के करीब भैंसे और गाय हैं मेरे पास। 10 लोग काम करते हैं, तुम भी आ जाओ। बस भैंसों की देखभाल करना और राखी करना। दरअसल मेरा एक चौकीदार काम छोड़कर चला गया है, उसकी बीवी बहुत बीमार थी। मैंने सर हिला दिया। वो कहने लगा, तुम यहीं इसी ढाबे पर बैठो, मैं कोई 1.5-2 घंटे तक सारा दूध देकर वापस आ जाऊंगा, तुम यहीं मेरा इंतजार करना। अगर कोई चीज खाने को दिल चाहे तो ढाबे वाले से लेकर खा लेना, अपना यार है, तुम्हें रोकेगा नहीं। इतना कहकर कासिम गवाला साइकिल लेकर वहां से चला गया और मैं सोच में पड़ गया कि क्या करूं। क्या मुझे चौधरी के पास वापस जाना चाहिए या दूध वाले कासिम गवाले का इंतजार करना चाहिए? चौधरी के पास अब वापस जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए मैंने ये फैसला किया, मुझे कासिम गवाले के साथ चलना चाहिए। सीधा साधा गांव का इंसान है, मैं उसी के भैंसों के बाड़े पर कुछ रोज गुजार लूंगा, हो सकता है मुझे आगे का रास्ता मिल जाए। मैं 2 घंटे तक वहीं पड़ा रहा और फिर कासिम गवाला वापस आ गया। उसने मुझे अपने साइकिल पर बिठाया और हम वहां से चल पड़े। चौधरी के गांव से बाहर रास्ते से होता हुआ अपने गांव की जाने पड़ रहा था। रास्ते में एक बार फिर वही हवेली दोबारा नजर आई, वो भयानक हवेली जिसे देखकर एकदम मेरे अंदर खौफ की एक लहर सी उठी। मगर अब दोबारा मैं किसी सूरत वहां नहीं जाऊंगा। कासिम का गांव चौधरी के गांव से कोई 2.5-3 किलोमीटर दूर था। यह चौधरी के गांव से भी एक छोटा सा गांव था जिसमें कोई 10 से 15 घर थे, जिनमें से 3-4 घर कासिम के रिश्तेदारों के थे। निहायत पेंडू किस्म का माहौल था। कासिम मुझे लिए हुए एक छोटे से मकान के सामने जा रुका, फिर साइकिल समेत मकान के अंदर घुस गया। थोड़ी देर बाद मकान के साथ छोटी सी बैठक का दरवाजा खोला और बोला, चलो भाई अंदर आ जाओ। कासिम ने अंदर से आवाज लगाई और मैं अंदर दाखिल हो गया। छोटा सा कमरा, कच्ची मिट्टी से बनी हुई दीवारें और छत पर लकड़ी के शहतीर लगे हुए थे। बैठो दिलावर, कासिम ने मुझे कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। कमरे में महज एक चारपाई और 2 कुर्सियां थी, जबकि इतनी जगह खाली थी कि एक और चारपाई बासानी आ सकती थी। क्या ये तुम्हारा घर है कासिम? मैंने उससे पूछा। कासिम हंसकर बोला, अरे नहीं भाई, ये हमारा डेरा है। जिस जगह हम खुद बैठते हैं और मेहमानों को ठहराते हैं उसे डेरा कहते हैं। मेरा घर करीबी है, बस यही समझ लो कि इसी तरह का एक छोटा सा घर है। हम गांव के लोग इसी गांव की जिंदगी में खुश रहते हैं। तुम हैरान होगे कि 40 गाय भैंसों का मालिक और इतनी सादा सी जिंदगी। बस यार, ये हमारा रिवायती अंदाज है जिंदगी गुजारने का। ना हमें गंदम की फिक्र है और ना ही बालन यानी जलाने वाली लकड़ी की फिक्र। दूध भी घर का। इसी तरह हमारी छोटी छोटी जरूरतें हमारे घरों से ही पूरी हो जाती हैं। गाय भैंसों का चारा तक लाने की जरूरत नहीं होती। तुम देख ही रहे हो कि आसपास कितने हरे भरे दरख्त और मैदान हैं। जो सहूलतें हमें मुयस्सर हैं वो शहर में नहीं है। उसकी बात में काफी वजन था। मैंने तायद की। उसी लम्हे एक पेंडू सा नौजवान हाथ में बड़ी सी ट्रे पकड़े हुए अंदर दाखिल हुआ। उसमें कुछ गरम गरम पराठे जिनके ऊपर साग रखा हुआ था और साथ में बड़े बड़े लस्सी के गिलास थे। मैं हैरान हुआ, अरे भाई, सर्दी के मौसम में भी लस्सी? वो कहने लगा, हाँ भाई, हमारे घरों में 12 महीने लस्सी बनती है। कासिम की बात पर मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर खाना खाया। खाना बहुत मजेदार था। खाने के बाद कासिम बोला, क्यों दिलावर, चाय तो नहीं पीते तुम? हाँ यार, अगर मिल जाए तो बहुत नवाजिश होगी, अच्छी सी चाय पिलवा दो। कासिम ने उसी पेंडू नौजवान से कहा तो वह वापस पलटा। मेरा ख्याल है शायद इन पेंडू लोगों को चाय बनाना ना आता होगा, मगर जिस वक्त वो चाय लाया तो चाय के पहले घूंट से ही मेरा दिमाग जैसे उड़ने लगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी मजेदार चाय शायद नहीं पी थी। हो सकता है उसकी वजह यह हो कि वो चाय असली और खालिस दूध से बनाई गई थी। चाय पीने के बाद कासिम बोला, तुम यहीं आराम करो, लेट जाओ, मैं जरा भैंसों को देकर आता हूं। मैंने इस बात में सर हिला दिया। मैं अगले दिन तक उसी कमरे में ठहरा रहा। अगले दिन कासिम ने बड़े जबरदस्त किस्म का नाश्ता बनवाया और बोला, दिलावर, अब तो मैं भैंसों का बाड़ा दिखाता हूं जहां मेरे गांव के कुछ लोग काम करते हैं। उनमें 2-3 तो मेरे रिश्तेदार हैं। चलो आओ। हम भैंसों के बाड़े की तरफ चल पड़े। 1-2 लोग भैंसों को चारा डाल रहे थे और कुछ औरतें बाड़े की सफाई में मसरूफ थीं।
दिलावर, तुम्हारे लिए सबसे आसान काम यही है कि तुम रात को इस बाड़े में ठहरा करोगे और इसकी निगरानी करोगे। बस रात जागने वाला काम है, क्योंकि मेरा रात वाला आदमी जा चुका है और मुझे रात को यहाँ एक आदमी की जरूरत है। ठीक है ना? हाँ ठीक है, मैंने सर हिला दिया। मैं कासिम की मेहरबानी पर दिल ही दिल में खुश था। बहुत नेक इंसान था। कासिम के बाड़े में सर छुपाने की जगह मिल गई। मैं दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगा कि उस खूनी भयानक हवेली से मेरी जान छूटी। मगर मुझे मालूम नहीं था कि मेरे लिए एक और कड़ा इम्तिहान मेरा मुंतजिर है। अगले ही दिन कासिम ने मुझे जो खबर सुनाई वो सुनकर मेरा दिल बुझ गया। कासिम ने बताया कि डेरे पर मौजूद जिस नौजवान ने मुझे खाना दिया था, वो नौजवान भी किसी मजबूरी के तहत छोड़कर काम चला गया है और खाने पीने के लिए मुझे कासिम के घर तक जाना पड़ेगा। कासिम का घर ज्यादा दूर नहीं था, मगर फिर भी मुझे उसके घर जाने में कबाहत महसूस होती, क्योंकि वजह यह थी कि एक तो उसके घर पर उसकी बीवी मौजूद होती। कासिम ने मुझे कह रखा था कि दरवाजा खटखटाकर भाभी से खाना पकड़ लिया करो और बेशक डेरे पर आकर खा लेना। मुझे इस काम में बड़ी कोताही महसूस होती। अच्छा भला वो नौजवान मुझे मेरे कमरे में ही खाना पहुंचा दिया करता था। मैं कासिम का दरवाजा खटखटाता और उसकी बीवी थोड़ा सा दरवाजा खोलकर मुझे खाने का डिब्बा पकड़ा देती। मैंने उसकी शक्ल सूरत कभी नहीं देखी थी, क्योंकि वो मेरे सामने कभी आई नहीं थी। पर्दादार खातून थी। दिन गुजरते रहे और मैं कासिम के डेरे पर रात की ड्यूटी करने लगा। मैं सरे शाम ही खाना लेकर डेरे पर आ जाता। गांव के लोग जल्दी खाना खा लेते हैं। मैं खाना अपने डेरे पर ले आता और वहीं बैठकर आराम से खाता। पानी वगैरह का कोई मसला नहीं था। डेरे पर पानी वाफर मिकदार में मौजूद होता। बड़ी सी मोटर लगी हुई थी जिसका पानी बहुत ताज़ा होता। नहाने पीने हाथ धोने के लिए किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। वैसे तो डेरे पर चूल्हा और ज़रूरत की तमाम चीज़ें मौजूद थीं। एक छोटा सा बावर्ची खाना भी था, मगर मुझे खाना बनाना ज़्यादा नहीं आता था। इसलिए मेरी सहूलत की खातिर कासिम ने अपने घर से मेरे खाने का बंदोबस्त कर रखा था। एक शाम मैं खाना लेने कासिम के घर की तरफ चला। दरवाजे पर दस्तक दी तो चंद लम्हों के बाद उसकी बीवी ने दरवाजा खोला और खाने का डिब्बा पकड़ाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। मैं डिब्बा पकड़कर मुड़ने ही लगा था कि अचानक वो मेरे सामने आ गई। मैं उसे देखकर दम बखुद रह गया। वो बहुत हसीन थी। वो भी महवियत से मेरी तरफ देखने लगी। मुझसे कोई बात ना बन पड़ी तो मैंने कहा, जी भाभी जी शुक्रिया। मैं इतना कहकर वापस मुड़ा, मगर मेरे दिल की दुनिया उथल पथल हो चुकी थी। मेरी समझ में नहीं आया कि क्यों वो अचानक मेरे सामने आ गई। हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हो सकता है कि कासिम ने कह रखा हो कि मेरा एतबारी दोस्त और मुलाजिम है, सामने आ जाने में कोई हर्ज नहीं, मगर फिर भी उसे इस तरह मेरे सामने नहीं आना चाहिए था। पहले तो कभी नहीं आई थी। मेरे जहन में कई सवालात ने जन्म लिया और फिर मैं खुद को लान तान भी करने लगा कि मुझे उसके बारे में इस तरह नहीं सोचना चाहिए। वो मेरे मोहसिन दोस्त की बीवी है। लेकिन मेरे पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं डेरे पर आ गया। फिर इस तरह अक्सर होने लगा। वो दुपट्टा ओढ़े मेरे सामने आ जाती और बाकायदा सलाम करके मुझे खाना पकड़ाती, और मैं भी कई बार उसे सलाम में पहल करने लगा। एक दिन उसने मुझे खाना पकड़ाकर कहा, जरा सुनिए। मैंने मुड़कर उसके चेहरे की जानिब देखा और बोला, फरमाइए भाभी। तुम तो मुझे भाभी मत कहो। वो ऐसी वालिहाना नजरों से मेरी जानिब देख रही थी कि मैं हैरान रह गया। उसकी नजरों का मफहूम समझकर मुझे जैसे करंट सा लगा। आपको भाभी ना कहूं तो और क्या कहूं? मेरा नाम पुकार लो। जी क्या मतलब है आपका? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। इससे पहले कि वो कुछ कहती, मुस्कुराकर एकदम दरवाजा बंद किया और अंदर चली गई। मैं हैरत के समंदर में गोते लगाता वापस अपनी रिहाइशगाह की तरफ चल पड़ा। ये कासिम की बीवी किस रास्ते पर चल निकली थी? मैं उसकी नजरों का मफहूम अच्छी तरह समझ सकता था। मैंने दिल ही दिल में उस पर लानत भेजी। जो कुछ भी था, मैं इतना खुदगर्ज और कमीना नहीं था कि उस शख्स के घर पर डाका डालता जिसने मुझे पनाह दी, मुझ पर एहसान किया, मुझे खाना दिया और मुझे रिहाइश दी। फिर अगले चंद रोज मैं खाना लेने जाता तो मुझसे इसी तरह बातचीत करने की वो कोशिश करती। मैं सर झुकाकर उसकी जानिब देखने से गुरेज करता। उस दिन वो कहने लगी, सुनो, अगर तुम मेरी बात का जवाब नहीं दोगे और मेरा इशारा नहीं समझोगे तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। मैंने सर उठाकर उसकी तरफ हैरानगी से देखा और बोला, जी ये आप क्या कह रही हैं भाभी? हाँ वही जो तुम सुन रहे हो। जी? वो गुस्से से बोली, मैं कितने दिनों से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूं, मगर तुम आगे से जवाब देना ही पसंद नहीं करते। तुम खुद को कौन सी दुनिया के रांझा समझते हो? मोहतरमा, मैं खुद को कोई रांझा नहीं समझता। मैं आपके शौहर कासिम का एक मुलाजिम हूं और मुझे मेरी औकात में रहने दे। मैं थोड़ा गुस्से से बोला, अच्छा बहुत ईमानदार और नेक बनते हो। तुम जो चाहे मर्जी समझ लो, मगर होगा वही जो मैं चाहूंगी, और कासिम मेरी ही बात पर यकीन करेगा। इसलिए अगर इज्जत से यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हारे हक में यही बेहतर है
کہ جو کچھ میں چاہتی ہوں وہ کرو، زیادہ ایماندار اور نیک بننے کی ضرورت نہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا چاہتی ہیں آپ مجھ سے؟ میں نے اس کی جانب دیکھا اور اس کی معنی خیز مسکراہٹ پر میں دل ہی دل میں لرز کر رہ گیا۔ اس نے کھٹاک سے دروازہ بند کیا اور اندر چلی گئی۔ میں پریشان پریشان واپس چل پڑا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ میرا دانا پانی یہاں سے بھی اٹھنے والا ہے، کیونکہ جب عورت بگڑ جاتی ہے اور کسی کو تباہ کرنے پر اتر آتی ہے تو پھر اس کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں تو بہت خوش تھا کہ اتنی مشکلوں کے بعد مجھے قاسم کے گھر سر چھپانے کو جگہ ملی۔ میں پولیس سے محفوظ تھا، ایک پناہ مل چکی تھی، اور اب شاید میری زندگی میں اچھے دن آ جائیں، مگر اب وہ ٹھکانہ بھی مجھ سے چھینا جا رہا تھا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، اگر اس بات کی بھنک بھی قاسم کے کانوں میں پڑ جاتی تو میرے لیے مشکل ہو جاتی۔ اگلے دن میں نے قاسم سے صاف طور پر کہہ دیا، یار میں کھانا لینے تمہارے گھر نہیں جا سکتا، ہو سکے تو کسی سے کہہ کر کھانا مجھے یہاں پہنچا دیا کرو۔ قاسم اس بات سے انکاری تھا، کیونکہ اسے صبح و شام دودھ کے لیے مختلف جگہوں پر جانا ہوتا تھا۔ اس نے 2-3 اور لوگ بھی رکھے تھے جو مختلف گاؤں میں دودھ دینے جایا کرتے تھے۔ میرے اصرار پر کہنے لگا، یار کوشش کروں گا، تم تو جانتے ہو کہ ہمارے پاس وقت بالکل نہیں ہوتا۔ 2-3 دن تک وہ مجھے کسی آدمی کے ذریعے کھانا پہنچاتا رہا، مگر وہ چوتھے روز مجھے تنبیہ کر کے گیا کہ وہ بہت ضروری کام سے جا رہا ہے، اور جو لڑکا مجھے کھانا دے جاتا ہے وہ بھی اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے، اس لیے مجھے خود ہی کھانا لینے اس کے گھر جانا پڑے گا۔ میں ڈرتے ڈرتے اس روز اس کے گھر پہنچا، دروازے پر دستک دی۔ اس کی بیوی نے دروازہ کھولا اور میں نے اسے سلام کر کے کھانے کا کہا۔ وہ غضبناک نظروں سے میری جانب دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ دیکھو دلاور، یہ آخری موقع تھا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب اگر تم میری بات کا مثبت جواب نہیں دو گے تو پھر تمہیں ذلیل و خوار کر کے دھکے دے کر یہاں سے نکالا جائے گا، اور یقین کرو قاسم کبھی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ وہی قاسم تمہارے خون کا پیاسا ہو جائے گا جس نے تم پر احسان کیا ہے۔ اپنی عزت بچانا چاہتے ہو تو میری بات مان لو۔ میں پتھر کا بت بنا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے اس مکروہ عورت سے گھن آ رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے بھرے بازار میں کھڑا کر کے وہ میرے چہرے پر تماچے مارنا چاہتی ہو۔ سنو، میں تمہاری بات کبھی نہیں مان سکتا۔ میرے صاف انکار پر اس نے مجھے خاموشی سے دیکھا اور کھانا دیے بغیر ہی کھڑک سے دروازہ بند کر دیا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں قاسم کو اس کی بیوی کی اصلیت بتا دوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ قاسم اس جھوٹی عورت پر کبھی یقین نہیں کرے گا۔ وہ مجھے ضرور اپنی بات کہنے اور صفائی دینے کا موقع دے گا۔ میں واپسی کے لیے ڈیرے کی طرف جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں کئی طرح کے سوالات تھے۔ کبھی دماغ کہتا، دلاور یہاں سے بھاگ نکل، تیری عزت خطرے میں ہے، یہ عورت تیری دشمن بن گئی ہے، خدا جانے قاسم تیرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ کبھی دل کہتا، نہیں، مجھے یوں بزدلوں کی طرح یہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے، میں نے کیا قصور کیا ہے؟ اگر برائی ہے تو اس عورت کے دل میں ہے، میرے دل میں اس کے لیے کوئی ایسا ویسا خیال نہیں۔ پھر میں نے سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا، حالات کا سامنا کروں گا۔ اس رات میں بھوکے پیٹ ہی سو گیا۔ اگلی صبح قاسم آیا تو غصے سے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ اس نے بڑی بے رخی سے مجھے پکارا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میں لرز گیا تو اس مکار عورت نے آخر وار کر ہی دیا، کیوں بے حرام خور، جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے۔ قاسم خونی نظروں سے میری جانب دیکھ کر بولا، کیا ہوا قاسم، کیوں غصے میں ہو؟ کیا کر دیا میں نے؟ مجھے پتا تو تھا جو کچھ قاسم کہہ رہا تھا، کیونکہ اس کی بیوی نے اس کے کان بھر دیے تھے۔ اس نے میرے اوپر کچھ نہ کچھ الزام لگایا تھا، کوئی ایسا گھناؤنا الزام جسے سن کر قاسم اس قدر بھڑک گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، قاسم نے آگے بڑھ کر میرا گریبان پکڑ لیا اور پھر میرے چہرے پر پے در پے تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ ذلیل کمینے، میں تیری تکہ بوٹی کر دوں گا۔ میں نے تجھے بے یارو مددگار سمجھ کر سہارا دیا، نوکری دی، کھانے کو دیا، رہنے کو جگہ دی، اور تم میرے ہی گھر پر ڈاکہ مارنے پر تلا ہے۔ وہ مجھے گھسیٹ رہا تھا، مار رہا تھا۔ قاسم میری بات سنو، میں چلایا، میں بے قصور ہوں، میرا یقین کرو۔ مگر قاسم پر تو جیسے وحشت سوار تھی۔ اس نے میرا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دیا۔ میں جواباً اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، کیونکہ جو کچھ بھی تھا وہ میرا محسن تھا۔ یہ سب کچھ غلط فہمی کی بنا پر وہ کر رہا تھا۔ تھپڑ مارتے مارتے اچانک اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پستول نکال لیا۔ پستول دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے، تو قاسم تو مجھے جان سے مارنے پر تل گیا ہے۔ خدا خبر اس کمینی عورت نے کتنا اس کو بھڑکا کر بھیجا ہے۔ قاسم نے ٹریگر دبا کر گولی چلا دی اور گولی میرے دائیں کندھے کو چیرتی ہوئی نکل گئی، اور پھر قاسم نے آگے بڑھ کر پستول کا دستہ پوری قوت سے میرے سر پر مار دیا، اور پھر میں اپنے حواس کھوتا چلا گیا۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا۔
मुझे कुछ मालूम नहीं कि मैं कहाँ था। जिस वक्त मुझे होश आया मैं एक दरमियानी गहरी खाई के दहाने पर पड़ा हुआ था। आसपास जंगल ही जंगल था, पास ही दरिया था और वहां किसी इंसान का वजूद नहीं था। बिल्कुल वीरान जगह थी। मुझे नहीं मालूम कि मुझे यहाँ पर कासिम ने क्यों फेंक दिया था। मुझे इतना याद था कि बेहोश होने से पहले कासिम ने मुझ पर गोली चलाई थी और उसने पिस्तौल का भारी दस्ता मेरे सर पर मारा था। उसने शायद मुझे मुर्दा समझकर यहाँ फेंक दिया हो। कासिम ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। खैर, जो कुछ भी था उसने अपनी इज्जत बचाने की खातिर किया था। उसके कान भरने वाली भी एक औरत थी जो उसकी बीवी थी, जो एक औरत थी जिसे दुनिया में अजल से फितने और फसाद की जड़ समझा जाता है। मैंने उठने की कोशिश की। मेरा सर बहुत भारी हो रहा था, कंधा भी जख्मी था जिसकी वजह से तकलीफ हो रही थी, कमजोरी महसूस हो रही थी। थोड़ी सी कोशिश के बाद मैं उठकर खड़ा हो गया। अभी शाम पूरी तरह नहीं फैली थी। जिस्म में इतनी कमजोरी थी कि कदम उठाकर चलना दूभर हो रहा था। मैंने चारों तरफ देखा। बहुत ही वीरान जगह थी। आसपास ऊंची ऊंची झाड़ियां उगी हुई थी। मैं कच्चे रास्ते पर लड़खड़ाकर चलने लगा। चलते चलते ढलान नीचे उतरना शुरू हो गई। थोड़ी सी ढलान उतरने के बाद मैंने देखा तो हैरान रह गया। बहुत बड़ा दरिया जिसकी लहरें ठाठे मार रही थी। दरिया के दोनों जानिब घने जंगल के आसार नुमायां नजर आ रहे थे। ये कासिम ने मुझे कैसी वीरान जगह पर फेंक दिया था। शायद उसने मुझे मुर्दा समझा था और लाश से पीछा छुड़ाने के लिए यहां ला फेंका था। लेकिन मैं कहाँ था? क्या कासिम के गांव के पास था या वहां से बहुत दूर? मुझे कुछ अंदाजा नहीं हो पा रहा था। इस वीरान जंगल में मैं रात कैसे गुजार सकता था? मेरा सर चकराने लगा। ऊपर से भूख की वजह से कमजोरी और नकाहत भी महसूस हो रही थी। कंधे से खून निकलकर कमीज पर जम चुका था। कासिम ने मुझे जान से मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं वहीं दरिया के किनारे बैठ गया और आसपास का जायजा लेने लगा। इतने वीरान और सुनसान जगह पर मुझे खौफ आने लगा। मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मजीद वहां से चलकर कहीं दूर जा सकता, कोई आबादी ढूंढ सकता। जंगल को देखकर अंदाजा हो रहा था कि आसपास मीलों तक आबादी का कोई निशान नहीं। मैं बेख्तियार फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला और आखिरी हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।